कर लेता हूँ। मैं आधा केस अपन देख चुके हैं कि विद्युत मोटर में जो कुंडली होती है वो घूमती कैसे है। अभी आधा केस बाकी है और बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब हमारे दिमाग में सिद्धांत जरूर क्लियर हो गया। सिद्धांत कैसे क्लियर हो गया? सिद्धांत बोलता है यदि हम किसी धारावाही कुंडली को, है ना, धारावाही कुंडली मतलब कि ऐसी कुंडली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही कुंडली को यदि मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखूं, तो अब जाहिर सी बात है वैसा डायग्राम अपन यहाँ नहीं बना सकते 3D। और इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होने वाला है, इन दो भुजाओं पर, कौन कौन सी भुजाओं पर, एक इस भुजा पर, एक इस भुजा पर और एक इस भुजा पर, एक बल युग्म का जो एक बल का जो है वो जोड़ा काम करने लगेगा, जो कि इसको किस साइड करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा और इस वाले सिरे को नीचे की तरफ धकेलेगा, जिसके कारण से कुंडली क्या हो जाएगी, घूम जाएगी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घूम जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सिद्धांत का लेना देना यहीं तक है। यदि किसी चालक तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल का जोड़ा काम करने लगता है। दो बल काम कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक बल युग्म की जगह आप दो बल कार्य करने लगते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, ये भी सही है। एक बल युग्म मतलब कि एक बल का जोड़ा, एक बल का जोड़े में कितनी चीज होती है, दो चीज होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दो बल कार्य करने लगते हैं या फिर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, दोनों ही सही होंगे। एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को अपने अक्ष पर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता मतलब कि उसको घुमा देता है। और इसकी दिशा, जो बल होता है उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। सिंपल सा सिद्धांत है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। क्या बोलते हैं हम कुंडली को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, तो उस कुंडली पर दो बल काम करने लगते हैं जो कि कुंडली को अपने अक्ष पर विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित मतलब गति कर प्रदान कर देते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, या फिर हिला देते हैं, अच्छा वर्ड नहीं होगा, है ना। तो उसकी जगह आप यही लिखो कि विस्थापित कर देते हैं, उसको अपने स्थान से गति करवा देते हैं। तो विस्थापित कर देता है और इसकी दिशा, किसकी दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यही क्या है, यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। सिंपल सा सिद्धांत है, अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखते हैं अपन प्रमुख भाग के बारे में कि विद्युत मोटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेडिंग प्रमुख भाग, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख भाग, जो पहला प्रमुख भाग होता है वो होता है कुंडली या आर्मेचर। इसी के मैं बता रहा था ना, अभी पढ़ने वाले हैं, इसको कुंडली बोलते हैं और इसी को आर्मेचर भी बोलते हैं, है ना। कुंडली या आर्मेचर, है ना। इसका नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ABCD होता है उसका नाम, मतलब दिखाने के लिए, डायग्राम में दिखाने के लिए। कुंडली या आर्मेचर के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो होता है चुंबकीय ध्रुव, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चुंबकीय ध्रुव, जो आपने अभी देखे उसके आजू बाजू N और S लिखे हुए थे, यहाँ पर भी आप N और S लिख सकते हो, N S, चुंबकीय ध्रुव N और S, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, N और S। इसके बाद क्या, इसके बाद तीसरा इसका प्रमुख भाग होता है वो होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय के बारे में बात करेंगे अपन, सर्पी वलय, सर्पी वलय, वालय हो गया ये, सर्पी वलय। और इसमें सर्पी वलय दो प्रकार के यूज किए जाते हैं, विभक्त वलय और एक पूरे वलय भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि मोटर दो प्रकार की होती है। अभी हम बात करेंगे विभक्त सर्पी वलय की, फिर उसके बाद जो है वो विभक्त सर्पी वलय, और इसका जो नाम होता है वो होता है S1 व S2, S1 S1, ये बेस में लिखा जाता है ना, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी कमी है लिखने की, बाद में हाथ से लिख दूंगा इसको S1 व S2। तो उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है विभक्त सर्पी वलय के बाद, इसमें चौथा पार्ट होता है और आखिरी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रुश। कौन सा, ब्रुश। ये चार प्रमुख भाग होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली और विभक्त सर्पी वलय, और चौथा होता है ब्रुश। बस इन्हीं चार के दम पर जो है हम मोटर बनी हुई रहती है, मोटर इन्हीं पे बनी रहती है।
जो विभक्त सर्पी बल होता है उसको बोलते हैं S1 व S2, S1 व S2। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ये भाग कैसे होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ब्रुश भी दो होते हैं, B1 व B2। तो सबसे पहले अब हम इसका डायग्राम बनाना सीख लें, और डायग्राम बनाते हुए मतलब हम इसकी रचना भी देख रहे होंगे, डायग्राम भी देख रहे होंगे, साथ साथ इन भागों के बारे में चर्चा भी कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है क्या, इसको हटा लेते हैं अपन। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, है ना। कुंडली के बारे में चर्चा करता हूँ मैं, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, मैं अभी ले रहा हूँ ध्रुव। तो ध्रुव जो है वो ध्रुव के बारे में हम क्या जानते हैं, ध्रुव के बारे में बोलते हैं जो चुंबकीय ध्रुव जो है वो अवतलाकार होते हैं। अवतलाकार मतलब कि मैं इसको 3D शेप दे रहा हूँ, जैसे घनाभ सुना होगा ना आपने, तो ये N ध्रुव होता है और ये यहाँ पर S ध्रुव होता है, यहीं पर जो है वो एस ध्रुव भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये एस ध्रुव हो जाएगा। इसको भी आप इसको 3D शेप दे सकते हो बिल्कुल चाहो तो, और जबरदस्ती नहीं है कोई, ये ऐसा हमने इसको ये जो दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव, इसको जो है हम क्षेत्र चुंबक NS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक NS। मैंने यहाँ पर जो है वो चुंबकीय ध्रुव लिख दिया है। चुंबकीय ध्रुव की जगह आप इसकी जगह यहाँ पर क्षेत्र चुंबक भी वर्ड यूज कर सकते हो। क्षेत्र चुंबक ज्यादा अच्छा वर्ड है, वही यूज करते हैं अपन नॉर्मली, क्षेत्र चुंबक NS, क्षेत्र चुंबक NS। चुंबकीय ध्रुव सही वर्ड नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्र चुंबक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्षेत्र चुंबक NS। तो ये जो चुंबक होते हैं दो, N और S, ये क्षेत्र चुंबक NS कहलाते हैं। और ये जो है नॉर्मली जो बनाए जाते हैं, ये एक तो पहली बात परमानेंट होते हैं, स्थायी चुंबक प्रदान करते हैं नॉर्मल चुंबक की तरह। और इसकी जगह हम क्या करते हैं, नॉर्मली विद्युत चुंबक का यूज करते हैं। अगर आप सोचोगे कि आप भैया आप बोल रहे हो कि ये जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो क्या ये पंखों में हमको मिल जाएंगे ये दो ध्रुव N और S, तो आप बोल रहे हो यदि होते हैं तो क्या हमें पंखों में दिखाई देंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह पर हम जो है वो विद्युत चुंबक का यूज कर रहे होते हैं पंखों में। और विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है, विद्युत चुंबक जो है वो एक धातु को लेते हैं और धातु के ऊपर जो है वो वायर को लपेट देते हैं। वायर को लपेट देते हैं तो हमारे पास जो है वो एक प्रकार की चुंबक की ध्रुव पता मिल जाता है हमको। उसी को विद्युत चुंबक बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली सच में विद्युत चुंबक ही यूज किए जा रहे होते हैं। क्षेत्र चुंबक NS के बारे में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये इनका आकार अवतलाकार होता है, ये स्थायी चुंबक है। दो तीन बातें इसमें यहाँ पर बोल सकते हो आप, क्षेत्र चुंबक NS के बारे में तीन बातें बोल सकते हो। कौन कौन सी तीन बातें, पहली बात होती है इनका आकार अवतलाकार होता है। क्षेत्र चुंबक का आकार कैसा होता है, अवतलाकार होता है, अवतलाकार। दूसरी बात क्या बोलोगे इनके बारे में, दूसरी बात बोलोगे कि ये स्थायी चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। और तीसरी बात बोलोगे आप, इनकी जगह प्रायः विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, इनकी जगह प्रायः विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक, यदि आप पंखे में देखोगे तो पंखे में इजीली दिखाई दे जाता है आपको विद्युत चुंबक की तरह। मैं आपको पंखा भी दिखाऊंगा अभी, रियल वर्किंग भी दिखाऊंगा, अगर आज टाइम मिल गया तो आज, नहीं तो कल। लेकिन यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखना क्षेत्र चुंबक के बारे में, इनका आकार कैसा होता है, अवतलाकार होता है, ये कैसे होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, और इनकी जगह पर प्राय किसका यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो इन तीन चीजों के साथ ही क्षेत्र चुंबक खत्म हो जाता है। क्षेत्र चुंबक के बारे में आपको इतनी डिटेल पता होना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हैं अपन, इसके बाद जो है वो आता है कुंडली। कुंडली या आर्मेचर कैसे बनाई जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कुंडली कैसे बनाते हैं हम, कुंडली को बनाने के लिए, कुंडली या आर्मेचर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नरम लोहे का फ्रेम लेते हैं। नरम लोहे का फ्रेम लेते हैं क्योंकि लॉसेस कम हो, जिससे विद्युत धारा का नुकसान कम हो। एक फ्रेम लिया इन्होंने, नरम लोहे का फ्रेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे लॉसेस कम होते हैं, विद्युत धारा का नुकसान बहुत ज्यादा उसका कम हो जाता है। तो एक नरम लोहे का फ्रेम लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, किसी विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी तार मतलब कि जिसका प्रतिरोध होता है, विद्युत रोधी तार को जो है वो लपेटते जाते हैं। किसी नरम लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेट कर कुंडली या आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। कुंडली में यही लिखना पड़ेगा आपको, है ना। और अगर आप पुरानी कॉपी देखेंगे तो यही लिखा हुआ भी होगा। किसी नर्म लोहे के फ्रेम पर
किसी विद्युत रोधी तार को, विद्युत रोधी तार यहाँ पर यूज किया गया है, जिसका विद्युत रोधी तार किसको बोलेंगे, जिसका कुछ प्रतिरोध होता है ना, या फिर आप इसको वाइंडिंग वायर भी बोल सकते हो, विद्युत रोधी तार, वाइंडिंग वायर, विद्युत रोधी तार। और ये जो यहाँ पर आपको मेरे को कलर कर देना चाहिए था, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये नर्म लोहे का फ्रेम है, नर्म लोहे के फ्रेम पर ये कौन सा है, नर्म लोहे का फ्रेम, नर्म लोहे का, नर्म लोहा फ्रेम। तो कुंडली के बारे में हम क्या बोलते हैं, किसी नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली या आर्मेचर बनाई जाती है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अक्ष क्या होता है, यहाँ पर एक लोहे की रॉड डली रहती है और उस रॉड पर ही जो है ये कुंडली लगातार घूमती रहती है। पंखा, यदि मान लीजिए कोई पंखे की मोटर है, पंखे की कुंडली है, तो पंखा जो है ऊपर एक स्टैंड अपन ऊपर लगा देते हैं, लटका देते हैं। अगर इसको बात करो, इसके पीछे एक लंबा सा पाइप होगा, वो इसका अक्ष होता है, और इसी पर ये कुंडली क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है ना, इसी पर घूमती रहती है। तो हम कुंडली के बारे में क्या बोलेंगे, किसी नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली या आर्मेचर को बनाया जाता है, यह अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये प्रैक्टिकल हो गया। अगर हम डायग्राम में बोले तो डायग्राम में कुंडली कैसे बनाते हैं, डायग्राम में कुंडली हम ऐसी चौकुट्टी बनाते हैं, ऐसी चौकुट्टी मतलब कि आयताकार बनाते हैं। एक हम इसको ऐसा लेते हैं, इसको ऐसा लेते हैं, इसको ऐसा लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर बाहर लाकर इसको ऐसा बाहर की तरफ निकाल देते हैं, इसको भी ऐसा करके ऐसे निकाल देते हैं। तो धीरे धीरे डायग्राम भी बनता जा रहा है और आप पार्ट्स के नाम भी जानते जा रहे हो। दूसरी बात क्या हो गई, कुंडली हो गई। कुंडली के बारे में क्या बोलेंगे, कैसे बनती है, कुंडली नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार के तांबे के तार को भी लिख सकते हो आप, तांबे के तार को लपेट कर कुंडली या आर्मेचर बनाई जाती है, जो अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, अक्ष, अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना। यदि आप इसको अपन ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगी, ये कुंडली जो है वो बीच में ऐसी रखी हुई है, ये कुंडली जो है वो, ये कुंडली है, यदि मान लीजिए ये कुंडली क्या करती रहेगी, अपने अक्ष पर इस दूरी पर जो है वो घूमती रहेगी। अगर आपको देखना ही है तो अगर आपकी जो पानी की मोटर होती है ना, पानी की मोटर को साइड से देखोगे तो ऐसा पंखा लगा होगा उसके आजू बाजू, ऐसा ऐसा पंखा लगा होगा, साइड में देखोगे, और ये घूमता रहता है ना। तो ये जो रहता है, ये जो रहती है इसकी धुरी रहती है, किसकी, अंदर पानी की मोटर के अंदर जो है वो इसकी धुरी होगी है, और कुंडली इसी के आजू बाजू घूम रही होती है ना। तो हम कुंडली के बारे में दो बातें लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं कि इसे नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। दूसरी बात लिखते हैं, ये अपने अक्ष पर जो है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो ये हो गई कुंडली की बात। अब आ जाते हैं विभक्त सर्पी वलय की बात। विभक्त सर्पी वलय को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। अब स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, अब देखना, यहाँ पर एक दिक्कत है। मैंने बोला यहाँ पर जो है वो, यदि मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाता हूँ, ये कुंडली है, यहाँ पर मैंने क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर लाल वाले काले वायर से इसको जोड़ दिया। लाल काला वायर तो मैं बना देता हूँ। लाल और काले वायर से मैंने इसको क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। मैंने इनको तार को लिया और इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये कुंडली घूमेगी। जैसे ये घूमेगी तो आप खुद इमेजिन करो, ये तार एक दूसरे से उलझ नहीं जाएंगे, ये तार एक दूसरे से उलझ जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये कुंडली घूमेगी तो ये तार एक दूसरे से उलझ जाएंगे, गुड़ीमाड़ी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे कि नहीं। इस व्यवस्था से बचने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक यहाँ पर धातु के दो वलय यूज कर ली। धातु के, जैसे मान लीजिए ये कोई रिंग है, धातु धातु की ये कोई रिंग है ये वाली रिंग धातु का, रिंग नहीं है, सॉरी रिंग नहीं बोल सकता मैं, ये धातु का कोई गोला है। गोला समझते हो ना, गोला, गेंद, गेंद है। जब इसको क्या करा उन्होंने, बीच में से काट लिया, इस धातु के गोले को बीच में से काट लिया, तो दो आधी आधी गेंद प्राप्त हो जाएंगी। कुछ ऐसी दिख रही होंगी वो गेंदें, ऐसी, ये एक ऐसी रहेगी कटोरी जैसी, और एक रिंग जो है वो, एक स्प्लिट रिंग जो है वो ऐसी दिख जाएगी, होगी कि नहीं। ये इस प्रकार की रिंग बनाकर, इन्होंने धातु की रिंग बनाकर कहाँ जोड़ देते हैं, कुंडली के दोनों सिरों पर जोड़ देते हैं। आधी आधी गेंदें जो है वो यहाँ पर जोड़ देते हैं, और इसी के साथ साथ क्या कर देते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, तो स्प्लिट रिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये इसको आप नाम भी दे सकते हो, इसको नाम देना है आपको S1 और S2, है ना। स्प्लिट रिंग में हम क्या लिखते हैं, स्प्लिट रिंग में लिखते हैं धातु के एक वलय को काटकर, धातु के एक
वलय को काटकर, बीच से काटकर दो अर्धवलय बनाए जाते हैं, दो अर्धवलय बनाए जाते हैं, या फिर दो विभक्त वलय बनाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। विभक्त वलय लिख रहे हो ना, तो दो विभक्त वलय बनाए जाते हैं जो कि कुंडली के किनारों पर जोड़ दिए जाते हैं, जो कि कहाँ जोड़ दिए जाते हैं, कुंडली के किनारों पर जोड़ दिए जाते हैं। और ये वलय जो है वो कुंडली के साथ साथ घूम रहे होते हैं, ये वलय भी क्या कर रहे होते हैं, कुंडली के साथ साथ ही घूम रहे होते हैं। अब आप बोलोगे भैया करंट कहाँ से दोगे आप, इसमें भी तो तार लगानी पड़ेगा तो तभी तो घूमेगा। नहीं, ये विभाग के बाद एक आखिरी जो पार्ट बचा हुआ है ब्रश का पार्ट, वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो कार्बन के ब्रश लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे कार्बन के ब्रश लगा देते हैं, उनको हम कार्बन हम ब्रश बोलते हैं। और ब्रश नॉर्मली काय के बने हुए रहते हैं, कार्बन के बने हुए रहते हैं। कार्बन के ब्रश जो है वो इन सर्पी वलय को छूटते रहते हैं, जो लोहे की वो थी ना उसको छूते रहते हैं। और अब इस ब्रश के थ्रू हम क्या कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको सॉरी इसको एनिमेशन के माध्यम से दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब जो कार्बन के ब्रश है वो 3D में कैसे दिखाई देते। तो अपन पहली बात पार्ट्स के नाम देख रहे थे। विभक्त वलय के बारे में क्या बोलोगे आप, धातु के एक वलय को काटकर दो विभक्त वलय बनाए जाते हैं, इन्हें कुंडली के साथ सिरों पर जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कुंडली के साथ सिरों पर जोड़ दिया जाता है। और कुंडली घूमती है तो ये विभक्त वलय भी क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, अभी एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे अपन। और ब्रश क्या होते हैं, कार्बन के दो ब्रश विभक्त सर्पी वलय को छूते हुए लगाए जाते हैं। बैटरी में से आने वाले करंट को कुंडली में पहुंचाने का काम ब्रश के थ्रू ही होता है। करंट यहाँ से आता है, ब्रश में जाता है, सर्पी वलय में से जाते हुए कहाँ पहुंच जाता है, कुंडली में पहुंच जाता है। तो ये ब्रश होते हैं। ब्रश का काम क्या है, बैटरी से करंट को कहाँ पहुंचाना, सर्पी वलय के माध्यम से कुंडली में पहुंचाना। किसका काम है, ब्रश का काम है। और ब्रश काय के बने हुए रहते हैं, कार्बन के बने हुए रहते हैं। एनिमेशन के माध्यम से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको कि विद्युत मोटर काम कैसे करती है, इसके पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब आप, ये देखो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव रख लिए इन्होंने, एन और एस। यहाँ पर ये एक तार रखा हुआ है, आयताकार है ये, आर्मेचर जिसको बोल रहे हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। और जिस जो धातु के ये दिख रहे हैं ना दो, यही है आपके वलय, स्प्लिट रिंग्स, है ना। स्प्लिट रिंग इसे ही बोलते हैं। मैंने आपको बोल दिया था कि एक गोले को काट कर बनाए जाते हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो ऐसा गोले ही हो, गेंद के रूप में ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक धातु की रिंग को काटकर, एक चपटी रिंग को काटकर दो ऐसे वलय बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं गोले से ही बनाया जाए। ऐसे बना दिए, और ये क्या करते हैं, ये जब कुंडली घूमती है ना तो ये भी कुंडली के साथ ही घूमते हैं, ये भी कुंडली के साथ ही घूमते हैं। तो ये आर्मेचर के साथ क्या लगा दिए, दो स्प्लिट रिंग लगा दिए, जिसको हम S1 और S2 बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है इसको, बिल्कुल ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये तो आप समझते ही हो, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर जो है वो इसमें करंट प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, है ना। ये नॉर्मल सी बात है, ये बैटरी नहीं है, ये सेल है ना, लेकिन आप समझ सकते हो इसको भी, उस डीसी की बैटरी समझ सकते हो। यहाँ से करंट जाएगा, ये कार्बन के ब्रश लगे हुए हैं, देखो ब्रश, ये ब्रश नहीं घूमते हैं, ये स्प्लिट, अभी जब घूमेगा ना तो आप देखोगे ये ब्रश वहीं रहने वाले हैं, ये स्प्लिट रिंग घूम रहे होते हैं। देखो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इन दोनों भुजाओं पर क्या आरोपित होने वाला है, बल आरोपित होने वाला है। और ये भुजाएं कैसे हो जाने वाली है, घूम जाने वाली है ना। तो यही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही बल आरोपित होता है, एक बल इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है और एक दूसरा दूसरा बल उसको नीचे की तरफ धक्का देता है कुंडली को, है ना। ये आप बात कर चुके हैं अपन, इसके आगे की बात कर रहे हैं अपन। ये हो गई, ये जो दिखा रहे हैं व्हाइट व्हाइट आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होता है ना। और इस पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं हम, तो इन पर इस प्रकार से बल लग रहा होगा दोनों भुजाओं पर, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा वो, इसको नीचे की तरफ। देखो ये घूम रही है कुंडली, इस डायरेक्शन में घूम रही होगी, घूमी। देखो यहाँ पर स्प्लिट रिंग घूम रहा है, स्प्लिट रिंग घूम रहा है, लेकिन ब्रश वहीं पर है। इसके कारण से ब्रश क्या कर पाते हैं, करंट को लगातार इसको दे पा रहे होते हैं। हो रहा है ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इस चीज को, अगर कुंडली जो है वो पैरेलल हो जाती है, अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर मैक्सिमम बल लगेगा, जबकि अगर 90 डिग्री पे आ जाती है, यदि 90 डिग्री पे आ जाने के बाद जो है वो इस पर बल नहीं लगता होता है, और उसके बाद जो है वो जब यहाँ बीच में आ जाती है तो फिर वहां पर बल नहीं लगता है, उस पर जो है वो अलग डायरेक्शन में बल लग रहा होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कुंडली कैसे घूम रही है। ये चुंबकीय छेद था, इस पर बल ऊपर की तरफ लगाया, इस पर नीचे के बल लगाया, तो ये जो है वो घूम जाती है और अपना आधा चक्कर पूरा कर लेती है ना। ये लगातार इस प्रकार से घूमती रहती है और हमें क्या मिल जाती है, कुंडली घूमती रहेगी तो हमारा क्या है, हमारा तो फायदा ही है। वो कुंडली को हम जो घूमती हुई कुंडली रहती है उसका यूज कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने में। रियल में ऐसे दिखाई देती है, एनिमेशन में अगर बात करें अपन तो रियल में मोटर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये एक जो ये गणेश जी में चक्र होता है ना, जो ये गणेश जी के चक्र वाली मोटर है, इसको इन्होंने आधा काट दिया है। तो यहाँ पर देखो, ये जो चुंबकीय, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय ध्रुव है, एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। इसको आप गणेश जी की मोटर जो चक्र रखता है उनमें, उसकी मोटर में आसानी से देख सकते हो। और जो ये बीच में दिखाई दे रहा है ना, तो तार वाली कुंडली रियल में ऐसी दिखाई देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो बीच में से पाइप गया हुआ है ना, ये अक्ष है। ये यहाँ पर बाहर आपको जो निकलता है वो दिखाई दे रहा है, इसी पे अपन जो है वो चक्र लगा देते हैं और घूमता है, ये भी यही घूम रहा होता है। ये क्योंकि ये कैसे जुड़ा हुआ है, कुंडली से जुड़ा हुआ है ना, ये रियल व्यू है। और यहाँ पर जो ये आपको ब्राउन दिख रहे हैं, ये विभक्त सर्पिल है, स्प्लिट रिंग जिसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है ये कार्बन ब्रशेस है, कार्बन के ब्रश हैं जो कि घूमते नहीं है। घूमता क्या है, सर्पिल घूमते हैं और कुंडली घूमती है ना। तो इसमें बिल्कुल ये होता है। अपन इसके बेसिक के बारे में तो ये देखो, ये नॉर्मली ऐसे ऐसे काम कर रही होती है विद्युत मोटर। जब हम इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो आर्मेचर घूमने लगता है, ये ध्रुव वैसे के वैसे फिक्स रहते हैं, है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो कि आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अपन ने क्या करा, एक चुंबक के ध्रुव के बीच में एक कुंडली ली, फिर से वही बात बता रहा हूँ मैं, विद्युत मोटर की क्रियाविधि बता रहा हूँ, डीसी मोटर ही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ वो जो गणेश जी की मोटर है वो कैसे काम कर रही होती है, दो ध्रुव ऐसे लगे रहते हैं उसमें, नॉर्थ और साउथ पोल, बीच में कुंडली ऐसी मान लिया। ये इसको क्या बोलते हैं, हम आर्मेचर बोलते हैं। जैसे हम इसमें कनेक्ट करते हैं वायर, तो करंट क्या होता है, इधर से आता है, इसमें से फ्लो होता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इस पर बल आरोपित हो जाता है। इसके कारण से क्या हो जाता है, इसको अब ये लोग थोड़ा सा अलग टाइप से दिखा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहूंगा, आप समझ चुके हो घूमती कैसे है कुंडली, है ना। ये स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि तार अगर घुमाएंगे तो तार गुड़ी मारी हो जाएंगे, पूरे गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग ऐसी लगी हुई रहती है। और स्प्लिट रिंग के द्वारा हम एक से कार्बन के दो ब्रश लगा देते हैं, और ब्रश के माध्यम से हम करंट कहाँ पहुंचाते हैं, कुंडली में पहुंचाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो ब्रश ब्रश यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग लगी रहती है। इन ब्रश को आप कहाँ देख सकते हो, अगर आपके घर में मम्मी अगर मशीन चलाती है, इलेक्ट्रिक वाली नहीं, जो कपड़े सिलने की मशीन, जो अपने कपड़े सिलने वाली आजकल वो आती है ना, वो पेडल वाला मोटर लगी रहती है मशीन के पीछे। अगर किसी के घर में सिलाई होती है तो आप देखेंगे एक मोटर लगी रहती है। अगर घर में कोई सिलाई करता है तो उनसे पूछिएगा क्या इस मोटर में आप हमें ब्रश दिखा सकते हैं, बंद कर दीजिएगा, तो वो जो मोटर चलाता है आपके घर में जो सिलाई करता है, वो आपको ब्रश निकाल के बताएगा उस मोटर में। आप 100% समझ जाओगे कि जो वो मोटर है उसमें ब्रश कैसे रियलिटी में कैसे होते हैं। तो ये आपका काम है। घर में अगर कोई सिलाई करता है तो आप उनसे पूछिए, आसपास कोई सिलाई करता है तो उनसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको कार्बन का ब्रश निकाल के बताएंगे कि देखो ऐसा होता है, और वो घिस भी जाता है। देखो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वो कार्बन है, तो यहाँ पर ये चीज अगर घूमेगी बार बार लगातार घूमती रहेगी तो ये घिस जाता है, घिस जाता है तो मोटर बंद भी हो जाती है ना। तो ऐसा होता है। ये देखो, ये लगातार घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है, बिल्कुल होता रहता है। और जिसके कारण से हमको क्या हो जाती है, मोटर घूमती हुई दिखाई देने लगती है। तो ये तो अभी तक आप समझ चुके हो, इसको वो कंफ्यूजन कर देगा आपको वो वाला फील्ड डायग्राम, आप सिंपल सी बात में समझो। तो अब आपके मेरे ख्याल से आपका ये आपका डायग्राम भी कंप्लीट हो गया है ना। धारा की दिशा ये हो गई, यहाँ से धारा आई, कुंडली का नाम और दे दो, आप कुंडली का नाम दे दो ए और ए बी सी डी, ताकि आप इसकी कार्यविधि समझ पाओ। और कार्यविधि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हालांकि आपने एनिमेशन के माध्यम से देख लिया कि कुंडली कैसे घूमती है, लेकिन अब अपन थ्योरेटिकली देखेंगे कि हम कार्यविधि लिख कैसे सकते हैं,
जो कि इसका टिपिकल पोर्शन है थोड़ा सा, है ना। तो कल हम इसकी कार्यविधि के बारे में चर्चा करेंगे और एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे कुंडली को। अभी अगर समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बुरी बात नहीं है, अपन कल भी देखेंगे इसी चीज को, है ना। तो आज हमने क्या सीखा, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में जरूरी क्या जाती है, कुंडली आ जाती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या काम करने लगता है, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि कुंडली को अपने अक्ष से विस्थापित कर देता है और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बायर के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ये देखा। फिर उसके बाद कुंडली हम बोलते किसको, वो देख लिया हमने, नर्म लोहे के फ्रेम पर अगर हम विद्युत तांबे के तार को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है और वो अपने अक्ष पर क्या करती रहती है, घूमती रहती है, पहला। फिर उसका क्षेत्र चुंबक किसको बोलते हैं, अवतलाकार होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, और इनकी जगह पर किसका यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो जो मैंने बताया ना अभी गणेश जी के मोटर की आपकी बात करी, उसमें पक्का उसमें जरूर चुंबक यूज कर रहे होते हैं हम, उसमें आपको चुंबक दिख भी जाएंगे, लेकिन पंखे में वो चुंबक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पंखे में हम विद्युत चुंबक यूज कर रहे होते हैं, है ना। मैं रियल पंखा दिखाऊंगा आपको बिल्कुल। उसके बाद विभक्त वलय क्या होते हैं, धातु के एक वलय को काटकर, रिंग को काटकर, एक वलय को बीच से काटकर दो वलय बनाए जाते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, कुंडली से जुड़े हुए रहते हैं, जो कुंडली से जुड़े हुए रहते हैं और कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, आपने देख लिया कैसे घूमते हैं, है ना। तो विभक्त सर्पी वलय के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, धातु के एक वलय को बीच से काटकर दो अर्धवलय बनाए जाते हैं, ये दोनों अर्धवलय कुंडली के दोनों सिरों पर लगे हुए रहते हैं एवं कुंडली के साथ साथ घूम रहे होते हैं, है ना। तो ये धातु के वलय के बारे में बोलोगे। उसके बाद लिखोगे आखिरी पार्ट है आपका ब्रश। ब्रश काय के बने रहते हैं, ये प्राय काय के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं, और क्या करते हैं ये बैटरी से, ये या फिर आप बोल सकते हो विद्युत के स्रोत से, यहाँ अभी तो बैटरी है, इसकी जगह एसी भी करंट भी हो सकता है, जिसको आप कल बात करेंगे हम एसी मोटर के बारे में भी, एसी करंट भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ब्रश क्या करता है, विद्युत स्रोत से करंट को खुद में से लेता हुआ, सर्पी वलय से लेता हुआ कहाँ पहुंचा देता है, आर्मेचर में पहुंचा लेता है, क्योंकि आर्मेचर को करंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आर्मेचर में करंट नहीं पहुंचेगा तो आर्मेचर घूमेगी नहीं, है ना। ये वाली जो विभक्त सर्पी वलय और ब्रश का जो हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम अगर डायरेक्ट तार जोड़ देंगे कुंडली से, डायरेक्ट तार जोड़ने पर अगर हम इसमें विद्युत प्रोवाइड करेंगे, कुंडली घूमेगी तो क्या हो जाएंगे, ये तार गुड़ी माड़ी हो जाएंगे एक दूसरे से, हम बिल्कुल ऐसे उलझ जाएंगे बिल्कुल, है ना। इसलिए हम यहाँ पर इसके सिरे पर जो है वो धातु के दो वलय लगा देते हैं, साथ साथ इस पर जो है वो ब्रश लगा देते हैं। धातु के वलय तो कुंडली के साथ घूमते हैं, लेकिन ये ब्रश जो है वो स्थायी रहते हैं, ये घूमते नहीं है। बस इनका काम क्या है, करंट को बाहरी सर्किट से, बाहरी परिपथ से आर्मेचर में पहुंचाना ब्रश का मेन काम है। ब्रश का काम क्या है, बाहरी परिपथ से करंट को कहाँ पहुंचाना, अंदर के परिपथ में पहुंचाना या फिर आर्मेचर तक पहुंचाना ब्रश का मेन काम है। तो ये था आपका विद्युत मोटर के प्रमुख भाग, सिद्धांत देख लिया, प्रमुख भाग देख लिया और रचना देख ली। कल हम इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।